हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कंसेप्ट। आज की वीडियो में यूपीएससी 2025 प्रीलिम में जो क्वेश्चंस आया था इंडियन इकोनॉमी से उसको हम कवर करेंगे। तो टोटल 14 टू 15 क्वेश्चंस आया था, मतलब 15 क्वेश्चंस आया था इंडियन इकोनॉमी से। अगर आप इसके साथ पॉलिटिको गवर्नेंस को जोड़ दिया जाए तो इसमें भी टोटल 14 टू 15 क्वेश्चंस आया था, मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस आया है आउट ऑफ 100 इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से। तो इन दोनों पार्ट को हम कंप्लीटली डिटेल्स में इसको डिस्कशन किया जाएगा। तो स्टे विथ मी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे स्टेट पीएससी बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे स्टेट में हो रहा है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो स्टैटिक पोर्शंस भी ऐड है, करंट को भी ऐड किया गया है। मतलब करंट में भी एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चंस आया है, लेकिन उसका कोर कंसेप्ट है जो स्टैटिक पोर्शंस में है, तो उसको आपको समझना है। डिटेल्स में कंप्लीट लिस्ट को देखिएगा, डिटेल्स में आपको नॉलेज मिलेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मतलब BRSR। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड है, ये नॉन फाइनेंस रिलेटेड है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही, ये सेबी ने मैंडेट किया है। सेबी कौन है? सेबी एक गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसे कि मुंबई स्टॉक मार्केट BSE एंड NSE नेशनल स्टॉक मार्केट, दो ही तो स्टॉक मार्केट है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। कौन? सेबी। तो ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है, ये सेबी है। सेबी ने मैंडेट किया है। कब मैंडेट किया है? 2022 एंड 23 ऑनवर्ड कि जितना भी लिस्टेड कंपनी है, मतलब 1000 के अबव है, ये जितना भी लिस्टेड कंपनी है, टॉप लिस्टेड कंपनी, तो इसको ये BRSR रिपोर्ट सबमिट करना होगा। कहाँ करना होगा? सेबी को। सेबी पर रिपोर्ट जमा देना होगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा? ये BRS का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। BRS एक मतलब कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है इस टाइप का नहीं है, मतलब फाइनेंशियल से जुड़ा नहीं है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस टाइप का नहीं है। BRSR एक बिजनेसमैन का या फिर जो बिजनेस स्टार्टअप का सोसाइटी पर कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एनवायरमेंटल पर उसका रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों का BRS से एक रिपोर्ट होता है। मतलब वो जो स्टार्टअप किया है, वो जो बिजनेस स्टार्टिंग किया है, उसको एनवायरमेंटल को कितना इम्पैक्ट फैल रहा है, सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी का क्या क्या है, लेबर के लिए क्या कर रहा है, जो एम्प्लॉयड है उसका वेलफेयर के लिए क्या किया है, तो इस टाइप का रिपोर्ट देना पड़ता है। उसका हेल्थ का बारे में क्या पॉलिसी है, उसका सेफ्टी के बारे में क्या डिसीजन लिया गया है, तो इस टाइप का रिपोर्ट होता है। ये BRSR कंपनी को, सेबी को दिखाना पड़ता है कि इन सब चीज़ों पर हमने क्या स्टेप लिया है। जेंडर इक्वलिटी है कि नहीं, कोई कुछ बोर्ड स्ट्रक्चर है कि नहीं, एंटी करप्शन पॉलिसी का क्या रोल है, इस टाइप का, मतलब इस टाइप इन सब चीज़ों पर, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कार्बन एमिशंस का कितना हो रहा है, कार्बन एमिशंस, इन सब चीज़ों पर ये रिपोर्ट है। तो ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये RBI ने ही, ये सेबी ने मैंडेट किया है। 2002 एंड 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ये BRS को सबमिट करना पड़ेगा। ये RBI नहीं, ये सेबी है। मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज टोटली फॉल्स। स्टेटमेंट 2, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR जो रिपोर्ट पेश करता है, उस रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज किया जाता है? जो भी डिस्क्लोज किया जाता है
इन्वायरमेंटल के या फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर गवर्नेंस, तो इन सब चीज़ें ये नॉन फाइनेंशियल होता है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में यही बोला है कि ये लार्जली नॉन फाइनेंशियल ही होता है। डेफिनेटली ये लार्जली नॉन फाइनेंशियल होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following form the source of income of the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, तो वो सोर्स ऑफ इनकम इनमें से कौन कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, डेफिनेटली जब गवर्नमेंट का बॉन्ड आरबीआई के पास होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आरबीआई अगर इसको परचेस करता है या फिर तो उसको गवर्नमेंट इसको एक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो या फिर जब परचेस करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, जब परचेस या सेलिंग करता है तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इसके थ्रू, ऑक्शंस के थ्रू जब इसको बेचा जाता है तब आरबीआई का रोल होता है, आरबीआई इंटरेस्ट, उसको आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। तो दिस इज डेफिनेटली जब गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल किया जाता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फीस फ्रॉम गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, जब गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है या फिर जो सिक्योरिटी है उसको जब आरबीआई ने इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ये एक मॉनेटरी टूल्स है जिसके ज़रिए ये ऑक्शंस किया जाता है या नीलाम किया जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है आरबीआई को, ये ठीक नहीं है। इस ऑप्शन में यही बोला है, क्या क्या आरबीआई को फीस मिलता है इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी टाइप का है, आरबीआई का फंडामेंटल वर्क है, ये करना पड़ेगा। एज पर आरबीआई रूल एक्ट 1934, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आरबीआई का फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह है, मतलब करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट, डेफिनेटली जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया में, फॉरेक्स रिजर्व जो आरबीआई के पास होता है, ये आरबीआई के पास होता है एज ए रिजर्व, तो इसको रिजर्व नहीं, मतलब ये फॉरेन कंट्री जितना भी, मान लीजिए यूएसए का बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें यूएसए से इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को, तो एक इनकम का जरिया है, ये इनकम का सोर्स ऑफ इनकम है। तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, 1 एंड 3 इज करेक्ट। ये नहीं है, आरबीआई को कुछ भी फीस नहीं मिलता है गवर्नमेंट से इन सब चीज़ों के लिए। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द परफेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया ज्वाइंट द यूएस लीड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क टू सिक्योर सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल। एमएसपी को आप समझ लेते हैं। इसका काम है कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिनरल्स एमएसपी जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल्ट, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में काम आता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सप्लाई इंश्योर हो, इसलिए इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को यूएस ने बनाया है। तो इंडिया इसको ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ताकि एक कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टर्म सप्लाई इंश्योर किया जाए और एनवायरमेंटली फ्रेंडली माइनिंग प्रैक्टिस को भी फॉलो करता है ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एनवायरमेंटल को कुछ प्रॉब्लम ना हो, एनवायरमेंटल को कुछ इशू ना हो। तो ये स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द यूएसए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्रिटिकल मिनरल्स का यूएस के पास 60% रिजर्व है, नहीं, ये टोटली गलत है। 1 to 2% भी नहीं है यूएस के पास, ये मैक्सिमम रिजर्व है सबसे ज़्यादा चाइना के पास। 70% अप्रोक्सीमेटली टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड का जो रिजर्व है उसका 60 to 70% चाइना के पास होता है, इसीलिए यूएस ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो which one of the following is correct in respect of above statement? Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect.
स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, India account for a very large portions of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a green boom। ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंडिया ऑप्शन कंट्रैक्ट ट्रेड में सबसे आगे है। 2023 एंड 24 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिपोर्ट के अनुसार इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंट्रैक्ट ट्रेडेड, वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, कितना कंट्रैक्ट हुआ है, कितना डेरिवेटिव सेल हुआ है, तो इन मामलों में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंट्रैक्ट ट्रेडिंग इंडिया सबसे आगे है इस फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट के अनुसार। इवन एनएससी इन टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट ट्रेडिंग एनएससी हैज ओवरटेकन यूएसए, इवन यूएसए को भी टॉप कर दिया। तो ये डेफिनेटली कौन सा क्वेश्चन था ये, इंडिया अकाउंट डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है, वेरी लार्ज पोर्शंस ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस, ये ट्रू है। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली, डेफिनेटली ये है ट्रू इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग का जो ये है उसको भी क्रॉस कर दिया, इतना रैपिडली ग्रो हुआ है, तो ये भी ट्रू है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर को अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है तो उसके लिए उसमें जो रिस्क होता है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी जो है सेबी, वो कुछ इसके लिए स्मॉल इन्वेस्टर को कुछ वार्निंग नहीं देता, ये बोलाया गया है। नहीं, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जो सेबी है वो एक जितना भी स्मॉल इन्वेस्टर है उसको वार्निंग दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपको 90% लोगों को लॉसेस होता है। ये क्लियरली अगर आपने ट्रेडिंग कभी किया है तो किसी भी ऐप्स को, ट्रेडिंग ऐप को खोलिएगा तो उसमें डायरेक्टली एक मैसेज आता है जब आप ओपन करते हो, तो ये 90% या 91% इस परसेंट लोगों को लॉसेस फेस करना पड़ा, ये दिया हुआ है जितना भी स्मॉल इन्वेस्टर होता है। तो ये टोटली रॉन्ग है, 3 इज द रॉन्ग, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी डेफिनेटली वार्न किया है स्मॉल इन्वेस्टर को कि ये रिस्क ऑप्शन में ट्रेडिंग में आपको लॉसेस हो सकता है। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। Statement 1, in India, income from elite agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax। देखिए, as per Indian 1961 इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ टैक्स आपको, एग्रीकल्चर जो कोर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट जितना भी अलाइड एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्ट कोर एक्टिविटीज़ नहीं है एग्रीकल्चर का, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, गोट फार्म हो गया, इस टाइप का वूल फार्मिंग, जो सीप फार्मिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें ये अलाइड एक्टिविटीज़ है, तो इसके लिए ये टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर ये सब आपने किया इस टाइप का एग्रीकल्चर, तो उसमें एक्टिविटीज़ आपने किया तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स नहीं है। तो ये गलत है, ये गलत है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल। ये रूरल जो कैपिटल एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर जो रूरल एरिया में है ये जो इसको आप कैपिटल एसेट नहीं बोल सकते रूरल एरिया में, अर्बन में आप बोल सकते हैं। तो 1961 के हिसाब से ये प्रोविजंस दिया हुआ है कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है? देखिए, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, ये है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये भी है, मैंने अभी डिस्कशन किया। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये नहीं है। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, ये भी इसका काम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को लैंड वगैरह करता है, ये सब काम नहीं है। ये कमर्शियल बैंक का काम है, ये कमर्शियल बैंक का काम है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट, ये डेफिनेटली आरबीआई का काम है, लेकिन इसमें कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है आरबीआई का, इसमें एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है इसमें, तो ये भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following are considered as alternative investment fund in India as per the Security and Exchange? सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है, देखिए इसको देख लीजिए, ये बहुत ही आई थिंक, हाँ, ये IF बोलते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसको सेबी ने 3 सेक्टर में इसको कैटेगरीज किया है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में ये जो देश के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उस फंड को कैटेगरी 1 में रखा है। जैसे किसी भी स्टार्टअप जब हो रहा है, किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी बिजनेस स्टार्टिंग हो रहा है, उसमें जो इनिशियली जो अर्ली स्टेज में जो फंड प्रोवाइड करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ये AIF 1 में काउंटिंग किया है, कैटेगरी 1 में। और एक होता है सोशल, इसको जिसको एंजल फंड बोलते हैं। और एक होता है सोशल वेंचर फंड, मतलब ये आई थिंक एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझना होगा। मान लीजिए किसी भी विलेज एरिया में आपने एक सेटअप खुला है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस मान लीजिए एनर्जी सेक्टर के लिए है, मतलब उस विलेज एरिया में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, मान लीजिए सोलर पैनल का आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपका बिजनेस भी स्टैंड होगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, मतलब दोनों काम हो रहा है। तो ये सोशल वेंचर फंड है। तो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया। तो इस टाइप का एंजल फंड, सोशल वेंचर फंड, ये सब कैटेगरी 1 में AIF में आता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो सेबी ने टोटल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये दोनों ऑप्शन 1 एंड 2 ये 1 कैटेगरी 1 में आता है, एंजल फंड एंड सोशल वेंचर फंड। हेजिंग फंड क्या होता है? हेजिंग फंड मतलब जो डेरिवेटिव है या फिर जो लेवरेज मिलता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, FN अगर आपने किया है कभी ट्रेडिंग में, तो आई थिंक हेजिंग आपको मिलेगा, आपको हेजिंग का कंसेप्ट मिलेगा। मतलब ये बहुत ही हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट भी है, तो हेजिंग करता है, हेजिंग करने से उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग लेवरेज आपने डेफिनेटली सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, FN जिसको बोलते हैं। तो इस ट्रेडिंग में ये इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है, ये हेज फंड बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी है, ये कैटेगरी 2 में आता है, सॉरी ये कैटेगरी 3 में आता है, हेजिंग फंड। तो ये क्वेश्चंस बोला है जी म्यूचुअल फंड, इसके लिए सेबी का अलग सा रेगुलेशन है, सेबी इसको डिफरेंट तरीक़े से इसको कंट्रोल करते हैं। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंजल फंड भी है, सोशल वेंचर फंड भी है और हेज फंड भी है, मतलब 1, 2, 3 ये सब चीज़ें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आता है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज ज्वाइंट द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, कि इंडिया डेफिनेटली ज्वाइन किया है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इट हैड आइडेंटिफाइड। तो रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है, ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो मिला है ये डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन ये रिसोर्स का रिच कंट्री नहीं है इंडिया, तो ये भी फॉल्स है। स्टेटमेंट 3, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively action mining, lease and composite license for certain critical minerals।
कुछ सर्टन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पार्लियामेंट 2023 में ये अनाउंस किया गया है या फिर जो रेगुलेशंस ले आया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावरिंग किया गया है कि माइनिंग लीज को या फिर जो क्रिटिकल माइनिंग है उस पर काम करने का। तो डेफिनेटली ये भी ट्रू है। तो 1 and 3 is correct answer. Option C is the correct answer. Consider the following statement. Statement 1. As regard return from an investment in a company, generally bondholder are considered to be relatively at lower risk than the stockholder. ये conceptual matter है, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर जो होता है, बॉन्ड होल्डर मतलब जो बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसका रिस्क थोड़ा सा कम होता है एज ए स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर मतलब आपने अगर कुछ स्टॉक खरीदे शेयर मार्केट से, ये स्टॉक होल्डर होता है। बॉन्ड होल्डर मतलब आपने स्टॉक होल्डर मतलब क्या होता है, आपने कंपनी का हिस्सा हो गया। आपने अगर आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेस किया तो यू आर ए पार्ट ऑफ दिस कंपनी, तो ये स्टॉक, यू आर ए स्टॉक होल्डर। बट अगर आपने एक बॉन्ड होल्डर हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्रॉफिट के अनुसार, जितना जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स मीन यू जस्ट गिव हिम ए लैंड, यू जस्ट गिव हिम ए लोन, ये बॉन्ड होल्डर होता है। यू आर ए बॉन्ड होल्डर, दैट्स मीन यू जस्ट गिव ए कंपनी सम अमाउंट ऑफ लोन। तो इसके लिए ये उसका लाइबिलिटीज है कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में आपको फर्स्ट पे करेगा। अगर बैंकरप्सी किसी भी वजह से अगर वो कंपनी हो गया तो ये बॉन्ड होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट बॉन्ड होल्डर को देगा, उसके बाद स्टॉक होल्डर को देगा। इसको लॉसेस फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंपनी है। लेकिन ये लैंडिंग किया है, ये लैंड दिया है कंपनी को, लैंडिंग किया है, तो इसलिए इसको ये कंपनी का लाइबिलिटीज होता है कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पेमेंट में। अगर किसी भी तरीका से अगर कुछ हो जाए तो ये प्रायोरिटी में फर्स्ट आता है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है कंपेयर टू स्टॉक होल्डर। तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली ट्रू। बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू ए कंपनी व्हेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। तो डेफिनेटली बॉन्ड होल्डर लेंडर की तरह काम होता है और स्टॉक होल्डर इट्स ओनर, स्टॉक होल्डर ओनर की, क्योंकि वो कंपनी का मालिक हिस्सा बन जाता है। तो ये भी ट्रू है। फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। फॉर रिपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर डेफिनेटली प्रायोरिटाइज, उसको फर्स्ट मिलता है स्टॉक होल्डर बाय कंपनी, स्टॉक होल्डर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है जो बॉन्ड होल्डर होता है। ये भी ट्रू है। तो ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। देखिए ये लेंडर जो बॉन्ड होल्डर है, ये लेंडर कंपनी व्हेयर एज स्टॉक होल्डर है ओनर्स, इसको ये भी है। और फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज, ये भी प्रायोरिटाइज देना पड़ता है। मतलब ये 2 एंड 3 1 को देखिए एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स से कंसिडर टू बी रिलेटिवली लो। मतलब ये 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। देखिए एक बार, क्योंकि लोअर रिस्क इसमें भी बोला गया है, जो लोअर रिस्क है स्टॉक होल्डर में, ये बॉन्ड होल्डर में, और प्रायोरिटी देना पड़ता है बॉन्ड होल्डर को। ये भी 1 2 एंड 3 जो है ये स्टेटमेंट 1 में ही दिया हुआ है। मतलब बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये करेक्ट आंसर है। Consider the following statement. Statement 1. Capital receipt create a liability or causes reductions in the asset of the government. Capital receipt क्या बोला है? Capital receipt create a liability or cause reductions in the asset of the government. Capital receipt क्या होता है? Capital receipt वो टाइप का रिसिप्ट है जो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर से बोरोइंग किया है, मतलब एक लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से या फिर किसी भी कंट्री से, हाई इंटरेस्ट पर लोन लिया है, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बन जाता है। ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, किसको? क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशंस करेगा, लेकिन इसको तो इंटरेस्ट देना, ये लाइबिलिटी बन जाता है, इसको इंटरेस्ट पे करना होगा वर्ल्ड बैंक को। तो डेफिनेटली ये
कैपिटल जो रिसिप्ट होता है ये इंटरेस्ट पे करना था, मतलब एक लाइबिलिटी है। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी डेफिनेटली और कॉज रिडक्शंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी ये एसेट होगा। तो गवर्नमेंट का जो एसेट है, मान लीजिए कुछ पीएसयू सेक्टर है, जैसे पीएसयू सेक्टर है जो पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए जो टेलीकॉम, कुछ टेलीकॉम कंपनी है जो कि गवर्नमेंट का, जैसे बीएसएनएल। अगर बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने इसको सेल कर दिया तो उसका एसेट रिडक्शंस होता है, रिड्यूस होता है। तो ये भी कैपिटल तो रिसीव होगा लेकिन उसका एसेट रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। डेफिनेटली बोरोइंग, जो मैंने बोला कि अगर आपने किसी वर्ल्ड बैंक से या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया तो ये आपका लाइबिलिटी बन जाता है गवर्नमेंट का। तो डेफिनेटली बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए पीएसयू सेक्टर है, कुछ कोई भी जो पब्लिक सेक्टर में आता है, उसको अगर आपने उसका शेयर, उसका जो कुछ अगर अपने कंपनी को सेल कर दिया उसका कुछ परसेंटेज, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसमें आपको कैपिटल को घट जाता है थोड़ा सा। तो दोनों आर करेक्ट, 1 and 2। स्टेटमेंट 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएटेड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं। अगर इंडिया से किसी भी कंट्री को लोन दिया गया है, मान लीजिए श्रीलंका को, तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है, तो ये तो लाइबिलिटी नहीं है ना गवर्नमेंट का, ये प्रॉफिट है, ये इनकम हो रहा है इंडिया से, इंडिया का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। ऑप्शन 1 and 2 मतलब ऑप्शन ए। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर फंड। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया। तो विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट टैक्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है एआईएफ, मैंने बोला कि थ्री टाइप में इसको 3 कैटेगरीज किया है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो बॉन्ड, हेज एंड जो वेंचर फंड है, इन तीनों होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये स्टॉक को छोड़ के। तो ओनली 2 नहीं, हेजिंग फंड भी होगा। मतलब बॉन्ड एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। दे आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ एआईएफ। एआईएफ के लिस्ट में नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये बॉन्ड एंड स्टॉक दोनों, ओनली टू। बॉन्ड जो है, बॉन्ड एक एआईएफ नहीं है। देखिए, जो बॉन्ड होता है ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, और ये हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल जो मैंने अभी भी डिस्कशन किया, ये होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो बॉन्ड एंड स्टॉक 1 and 3, ये दोनों ऑप्शन जो है ये ओनली 2। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव? ओनली 2।